चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? सत्यम कुमार, तुम्हारा कैमरा बंद है। कहना ना पड़े जो है तो मैं बिना कहे हटा दूंगा, फिर मत बोलिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था, आप देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हमेशा ये नहीं समझना है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? दो बसेज या फिर दो लिंक के बीच का कनेक्शन होती है, जो कि आपके सिग्नल को सेंडिंग एंड से रिसीविंग पे भेजती है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है वो पावर सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है वो पावर सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, और किस फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करती है? 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे टेली कम्युनिकेशन लाइन भी होती है, वो भी एक प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो कि आपके टेली कम्युनिकेशन सिग्नल को क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। लेकिन जब हम देखेंगे कि जो टेली कम्युनिकेशन लाइन होती है उसमें जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वो आपका दैट इज नथिंग बट द हाई फ्रीक्वेंसी में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। टेली कम्युनिकेशन लाइन में जो सिग्नल हम ट्रांसफर करते हैं वो आपका किलो हर्ट्स या फिर मेगा हर्ट्स में होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग किलो हर्ट्स लेके चलेंगे। और उसके बाद अगर बात करेंगे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, आप देखेंगे आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करते हैं तो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, और वो जो ट्रांसमिशन होता है वो आपका मेगा हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और गीगा हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे हम सिग्नल को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको जो बताया था, जो क्लासिफिकेशन ने बताया था कि जनरली जो है अभी जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ट्रांसमिशन लाइन का, वो किसके रिस्पेक्ट में किया था? फ्रीक्वेंसी और लेंथ के रिस्पेक्ट में हमने दैट इज क्लासिफिकेशन किया था कि अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ मालूम है और उस पर जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करें उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अगर आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो टेलीकम्युनिकेशन भी लाइन हो सकती है, पावर ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन वाली लाइन हो सकती है, तो अगर आपकी जो है फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है, ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है। इससे हम लोग लेंथ वाला क्लासिफिकेशन निकालेंगे तो आप पढ़ के आते हैं कि अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करते हैं। अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से ज्यादा 160 किलोमीटर से कम है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल यूज किया जाता है। और अगर लाइन की लेंथ आपकी 160 किलोमीटर से ज्यादा है तो ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, ये भी निकल के आएगा यहीं से। लेकिन अगर आपको लेंथ भी दी है और फ्रीक्वेंसी भी दी है, ठीक है, कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इतनी है और उस ट्रांसमिशन लाइन से जो हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट का निकालेंगे और उसको निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट कितना है। अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से क्या है? कम है, तो हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 किलोमीटर से कम है, तो चाहे तुम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल से कैलकुलेशन करो, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल से कैलकुलेशन करो, दोनों से कैलकुलेशन क्या आएगा? लगभग सेम आएगा। और आप देखेंगे अगर कैलकुलेशन लगभग सेम आएगा या फिर लगभग लगभग क्या है, सेम ही चीज आ रही है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो मॉडल है वो कंसंट्रेटेड या फिर लम्प्ड पैरामीटर मॉडल होता है, उसमें एनालिसिस करना क्या होती है? आसान होती है। ठीक है, उसी तरह अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो आपका 4000 किलोमीटर से क्या है? ज्यादा है, और आपका 8000 किलोमीटर से कम है, तो हम ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आपका जो है फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 8000 किलोमीटर से अगर क्या है? ज्यादा है, तो हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, पहला, जब भी आपको लेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों दी जाएगी तो केवल लेंथ देख के आप मॉडल नहीं बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट करेंगे। अब वो प्रोडक्ट आपका 4000 किलोमीटर से कम है कि 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, 8000 किलोमीटर से कम है कि 8000 किलोमीटर से ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग मॉडल क्या करेंगे? ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मॉडल बनाएंगे, और मॉडल बनाने के बाद फिर उसको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन
कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। और आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते समय हम 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, आर, एल, सी एंड जी। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका जो है फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 किलोमीटर से कम है, तब ट्रांसमिशन लाइन की मॉडल को एनालिसिस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को एनालिसिस करने के लिए हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, किससे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल से। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के केवल 2 ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, आर और एल। ठीक है, और आर और के कैसे पैरामीटर है, सीरीज ब्रांच के पैरामीटर है, और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आर और एल की आपके जो है दैट इज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और अपने ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, और लगभग दोनों से रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करेंगे कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है, उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन के 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में से केवल और केवल 3 ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, आर, एल और सी। ठीक है, जहां पर आर और एल आपके सी ब्रांच के पैरामीटर है, और आपका सी आपका संट ब्रांच का पैरामीटर है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो संट ब्रांच होती है, उसमें जो करंट होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर केवल और केवल आर और एल क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और चाहे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाइए, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाइए, दोनों कैसे मॉडल बनेंगे, लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल बनने वाले हैं। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाएगा कि अगर जो है आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करना चाहते हैं, और आपका जो फ्रीक्वेंसी लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है, तो ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है, उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, आर, एल, सी और जी। आप देखेंगे जी मैंने यहाँ पर इसलिए यूज किया क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक्चुअल मॉडल था ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें तो आपके पास आर, एल, सी और जी चारों के चारों पैरामीटर थे। लेकिन पहला अप्रोक्सीमेशन मैंने किया था, दैट इज नथिंग बट था कि आपका जो पावर ट्रांसमिशन लाइन केस में जो हम पावर ट्रांसमिट करते हैं वो मेगा वाट में होती है, और जो आपका जी होता है वो आपके डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके डाइलेक्ट्रिक लॉसेज क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उसको हमने निगलेक्ट कर दिया था। तो सीरीज ब्रांच में आर और एल बचे थे, और शंट ब्रांच में कैपेसिटर बचा था। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन केस में आप देखेंगे अगर लाइन की लेंथ ज्यादा होगी, तो जो सी होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। ठीक है, हर जगह पे सी होगा। ठीक है, पूरी पूरी लाइन में हर जगह पे सी है। और आप देखेंगे चूंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लाइन की लेंथ ज्यादा है, तो हर जगह पे सी होगा, तो सी का इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सी हर जगह पे होगा तो उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेज का इफेक्ट भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन केस में क्योंकि लाइन की लेंथ ज्यादा होती है, तो हर जगह पे आपका कैपेसिटी इफेक्ट होता है। क्योंकि कैपेसिटेंस आपका ज्यादा बनता है, तो उसके डाइलेक्ट्रिक लॉसेज भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी कंसीडर करते हैं। मतलब जब भी मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाऊंगा, उसमें ट्रांसमिशन लाइन के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करूंगा, आर, एल, सी और जी। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है उसको हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाते। ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सा मॉडल बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल बनाते हैं। और यही जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है, यही आपके ट्रांसमिशन लाइन का एग्जैक्ट मॉडल भी होता है। मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट मॉडल बनाते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है तो उसको एनालाइज करना केवीएल और केसीएल से पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ अलग टेक्निक क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, उस टेबल में आपको क्लासिफिकेशन करना हो कि ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने की हम लोग 3 प्रकार के मॉडल यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। और किस समय कैसा हमें नेटवर्क बनाना है। ठीक है, कब हमारा कंसंट्रेटेड बनेगा, कब आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर बनेगा, और जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होगा या फिर कंसंट्रेटेड होगा तो उसमें क्या क्या चीजें हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि अब यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन आपका जो है स्टार्ट हो रहा है, जो कि लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, और यहाँ पर आपको चीजें रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। दैट इज पहली हेडिंग में डाल रहा हूँ, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल।
चलिए, दैट इज पहला जो है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो ट्रांसमिशन लाइन के एनालाइज करने के लिए हम लोग तीन मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए एक्चुअल जो मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, लेकिन उसमें एनालिसिस करना टफ है, इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो कल मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन के तीन मॉडल हम बना सकते हैं एनालाइज करने के लिए। पहला जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक हम मॉडल बनाएंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होता है उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन के चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में से केवल दो ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करेंगे, आर और एल। आर और एल, ठीक है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होगा उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन के चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में से दो ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं, और कैसा नेटवर्क बनता है, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड। ठीक है, इसके मॉडल में जो नेटवर्क बनेगा वो कैसा होगा, लम्प्ड है, कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द लम्प्ड और कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड पैरामीटर। ठीक है, दूसरा जो मॉडल होगा ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए, सेकंड इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन के चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में से तीन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, आर, एल एंड दैट इज सी। ठीक है, और जो है जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल होता है वो भी कैसा होता है, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल होता है, जैसे नथिंग बट लम्प्ड और कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल होता है। ठीक है, और तीसरा जो मॉडल होगा ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए, जो तीसरा मॉडल है दैट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन के चारों के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं, आर, एल, सी एंड जी। चारों के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करेंगे। जी भी यूज करते हैं क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ज्यादा है, लाइन की लेंथ ज्यादा है, और जो सी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, तो हर जगह पे कैपेसिटेंस होगा, और अगर हर जगह पे कैपेसिटेंस होगा तो हर एक कैपेसिटेंस में क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो कैपेसिटर का लॉस भी कैसा हो जाएगा, कंसीडरेबल होगा। और बेटा कैपेसिटर के लॉस को हम लोग जी से करते थे, जी भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जी भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में निगलेक्ट कर दिया था, लेकिन निगलेक्ट हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पर लाइन की लेंथ ज्यादा नहीं है, यहाँ पर लाइन की लेंथ ज्यादा नहीं है, तो सी आपका जो है क्या होगा, कम होगा। सी कम होगा तो उसके डाइलेक्ट्रिक लॉसेज यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। और बेटा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो मॉडल होता है उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल यूज करेंगे। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल एक ट्रांसमिशन लाइन का एग्जैक्ट मॉडल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। और बेटा ये कैसा मॉडल बनाएंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, पहला चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हमेशा हम लोग यही समझते हैं कि पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन टेलीकम्युनिकेशन लाइन जो होती है वो भी ट्रांसमिशन करती है सिग्नल को, पावर ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो भी आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। तो ट्रांसमिशन लाइन का मतलब होता है कोई सा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि लेंथ कितनी है और फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर मैं जो है ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज करूंगा तो पावर ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल को ट्रांसमिट करती है किस फ्रीक्वेंसी में, 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन है वो मेगा और गीगा हर्ट्ज में आपका जो है क्या करती है, दैट इज आपका
किलोहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज पे सिग्नल को क्या करती है, ट्रांसमिट। जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में, हाई फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज रेंज पे चली जाती है, ठीक है। ये सारे सारे कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन सभी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ट्रांसमिशन लाइन का पहला मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है फ्रीक्वेंसी और लेंथ के हिसाब से, कि अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी दी और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ दी है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ दी है और उस ट्रांसमिशन लाइन से जो हम सिग्नल पास कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करना चाहते हो तो कौन कौन सा मॉडल बनेगा, ठीक है। तो दैट इज पहला जो क्लासिफिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट। सबसे पहला, ये आप पढ़ के नहीं आते, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट के हिसाब से। पहला जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसमिशन लाइन तो किसके हिसाब से किया जाता है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। दैट इज पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, ठीक है। चलो, तो अगर आपकी जो है कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी लेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है वो अगर किससे कम हो बेटा, दैट इज 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम हो, ठीक है। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ दी है और उसमें जो हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है, अगर ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट किससे कम हो, 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम हो, तब उस ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए, उस ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए आप कौन सा मॉडल बनाएंगे, ट्रांसमिशन का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। एक्चुअल जो मॉडल है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ और उससे जो हम सिग्नल पास करें उसकी लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तो आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल से क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड से आएगा वही शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल से भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये मॉडल हम तब यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, एक्चुअल तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल है, लेकिन ये मॉडल आपका यूज किया जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल का, जब ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से क्या है, कम है, ठीक है। चलो, अब आपका जो है दैट इज, अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट ट्रांसमिशन लाइन, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो आपका 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कैसा है, ज्यादा है। 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से क्या है, ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी और जो लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है, और किससे कम है, 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है। तब आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए, तब ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल बना सकते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं। ये जो मॉडल होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, वो आपका कैसा होगा, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल होगा। उसमें आप ट्रांसमिशन लाइन के केवल 3 ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करेंगे, आर, एल और सी, ठीक है। ये मॉडल आपको एक्यूरेट रिजल्ट कब देगा, मतलब जो आंसर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर से आएगा वही सेम आंसर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, जो कि एक कंसंट्रेटेड मॉडल, इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन ये मॉडल तब यूज किया जा सकता है जब ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है। और अगर ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कैसा है, ज्यादा है, तब आपको ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, फिर ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल ही बनाना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना पड़ेगा, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होता है। और इस मॉडल को क्या करते हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये पहला क्लासिफिकेशन है, दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन
अब मैं अब बात कर रहा हूँ पावर ट्रांसमिशन लाइन का। पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो हम सिग्नल पास करते हैं, अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ मालूम है और उस पे पास होने वाला सिग्नल मालूम है, तो दैट इज हम जो है ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे वो ये है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है, जो हम जिस जो आपकी जो है लाइन जो है, जो ट्रांसमिशन लाइन पावर को ट्रांसमिट करती है, उसकी लेंथ के हिसाब से हम लोग देखने चाहते हैं कौन सा मॉडल बनाए। तो ये बताओ, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो सिग्नल होता है वो किस फ्रिक्वेंसी में पास करते हैं। जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो कितनी फ्रिक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज पे। अगर आपको फ्रिक्वेंसी मालूम है तो किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल आप बनाएंगे पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपने देखा कि यार जो है लेंथ मेरी 80 किलोमीटर से क्या है कम है, तो हमेशा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट के हिसाब से मॉडल बनता है, तो दैट इज नथिंग बट अगर आपको लेंथ मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, तब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कौन सा मॉडल बनाएंगे आपको क्लियर होगा। या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है तो किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल बनाएंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं तीन प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करूँ। एक तो पावर ट्रांसमिशन लाइन, एक कम्युनिकेशन लाइन और एक माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें कितनी लेंथ के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा, कम्युनिकेशन लाइन की कितनी लेंथ के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग रेंज, और पावर ट्रांसमिशन लाइन में कितनी लेंथ के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, ये निकालने लेंथ निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगा कि पावर ट्रांसमिशन लाइन में किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल बनाना बेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं पहले बात करूं दैट इज पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, दैट इज पावर, यही तुम लोग पढ़ के आते हो, ठीक है। ये कहां से निकला, यहां से निकला, ठीक है। ये नहीं कि हर बार लेंथ इतनी है, जो लेंथ में दिखा रहा हूँ पावर लाइन के लिए क्लियर है। पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में जब हम सिग्नल को इंडिया में जो जिस ट्रांसमिशन लाइन से हम पावर ट्रांसमिट करते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी है सिग्नल पास होता है, 50 हर्ट्ज। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो हम सिग्नल पास करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी हमें मालूम होती है कितनी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। मुझे फ्रिक्वेंसी मालूम है तो किस लेंथ के लिए, तो फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करो जरा। तो 40,000 को जब 50 से तुम डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना 80 किलोमीटर, क्योंकि ये हर्ट्ज है ना, हर्ट्ज से हर्ट्ज कट जाएगा, किलोमीटर बचेगा। तो दैट इज 50 से जब डिवाइड करेंगे तो लेंथ आ जाएगा 80, 50 से इसको डिवाइड करो, 50 हर्ट्ज से हर्ट्ज कट जाएगा, किलोमीटर बचेगा, और ये कितना बचेगा, 80। तो अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से क्या है, कम है, पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है, तब ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन सा मॉडल बनाएंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ये तुम पढ़ के आते हो, ठीक है। ये कहां से आया, ये यहां से आया, ठीक है। तो दैट इज पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में तुम्हें फ्रीक्वेंसी मालूम होती है तो तुम निकाल लेते हो कि कितनी लेंथ के लिए कौन सा मॉडल बनेगा। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन की अगर लेंथ आपकी जो है 80 किलोमीटर से क्या है, कम है, तो आप ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं। अब देखो, पावर ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आप क्या करें, पूरी पूरी जो है इनइक्वालिटी को 50 से डिवाइड कर दें। 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, 50 होते हैं, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, केवल लेंथ बचेगी। तो बेटा जब 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 160 किलोमीटर आएगा, और ये आपका जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 80 किलोमीटर आएगा। तो मतलब आपका ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर आपकी जो लाइन की जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर से कैसी है, ज्यादा है। हेलो, मैंने क्या किया, एफ से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी एफ से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी एफ से डिवाइड कर दिया, यहाँ से एफ कट जाएगा, और पावर लाइन के केस में 50 हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज से एफ कट जाएगा। ये तो अभी अभी निकाला 80 किलोमीटर आ जाएगा, और अब इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 160 आएगा, ठीक है। तो अगर लाइन की जो लेंथ है दैट इज 80 किलोमीटर से ज्यादा और 160 किलोमीटर से क्या है, कम, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में, अगर मीटर से ज्यादा है और आपका 160 किलोमीटर से कम है, तो ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना है। और यहाँ भी आप देखेंगे दोनों साइड एफ से डिवाइड करो, पावर लाइन के केस में एफ की वैल्यू 50 है, यहाँ 50 है, तो ये काटोगे तो जब लाइन की लेंथ से एफ कट जाएगा। तो अगर पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में लाइन की लेंथ किससे बड़ी है, 160 किलोमीटर से बड़ी है। अगर आपकी लाइन की लेंथ 160 किलोमीटर से बड़ी है, तब आपको ट्रांसमिशन लाइन की, पावर ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल बनाना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने किया पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए,
कि पावर ट्रांसमिशन लाइन में आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है तो किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल बनाएगा। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करते हैं। लाइन की लेंथ अगर 80 किलोमीटर से ज्यादा है और 160 किलोमीटर से क्या है कम है तो ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाते हैं। और अगर पावर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 160 किलोमीटर से ज्यादा है तो ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए आप ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मॉडल बनाएंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाएंगे। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन लाइन या फिर टेली कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं दैट इज कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन का मतलब है दैट इज टेली कम्युनिकेशन लाइन, टेलीफोन की जो लाइन होती है टेली, टेली कम्युनिकेशन लाइन। अच्छा, टेली कम्युनिकेशन लाइन पे जो हम जब सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी में, किलो हर्ट्स या फिर मेगा हर्ट्स में होती है, तो जनरली हम लोग किलो हर्ट्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो टेलीफोन में जो हम जब भी हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो टेली कम्युनिकेशन में जो हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किलो हर्ट्स से स्टार्ट होती है और मेगा हर्ट्स तक जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चल रहे हैं टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में मान लीजिए 500 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर जो है टेली कम्युनिकेशन लाइन है, टेली कम्युनिकेशन लाइन है तो किस लेंथ पे, हेलो, फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट है टेली कम्युनिकेशन लाइन की। अगर आपकी जो टेली कम्युनिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है तो किस लेंथ के लिए हम लोग टेली कम्युनिकेशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल बनाएंगे। तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है टेली कम्युनिकेशन की, किलो हर्ट्स में होती है, दैट इज 500 किलो हर्ट्स मैंने ले लिया। तो आप दोनों साइड क्या करें, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए, सेम ऑपरेशन कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 500 किलो हर्ट्स हो जाएगा, एफ एफ कट जाएगा, लेंथ बचेगा। 500 से बेटा जब डिवाइड करेंगे तो देखो तो यहाँ पर हर्ट से हर्ट चला जाएगा, किलो से किलो चला जाएगा, केवल मीटर बचेगा। और बेटा 500 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो ये चलेगा और ये 5 से कट गया 8, तो दैट इज नथिंग बट अगर लाइन की लेंथ 8 मीटर से कम है, हेलो, अगर लाइन की लेंथ काटने पे क्या आएगा 8 मीटर आएगा। ठीक है, अगर आपकी लाइन की लेंथ, टेली कम्युनिकेशन लाइन की लेंथ अगर 8 मीटर से क्या है कम, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन लाइन की अगर आपकी जो लेंथ है वो 8 मीटर से क्या है कम है, तो टेली कम्युनिकेशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। मतलब उसमें केवल और केवल दो ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करेंगे, आर और एल। ठीक है, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो लेंथ है वो 8 मीटर से कम है तब टेली कम्युनिकेशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट इसके और इसके बीच में है तो किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे। तो बेटा आप तीनों साइड आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी सेम ऑपरेशन करते, कोई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट जाएगा। टेली कम्युनिकेशन लाइन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 किलो हर्ट्स, यहाँ पे कितनी है 500 किलो हर्ट्स। तो बेटा हर्ट्स से हर्ट्स काटो, किलो से किलो काटो, ये सब कट जाएगा। 500 से डिवाइड करेंगे तो 8 मीटर आएगा और बेटा इससे डिवाइड करेंगे तो एक दो दो तो जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80, तो दैट इज नथिंग बट जब लाइन की लेंथ, टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो लेंथ है 8 मीटर से क्या हो ज्यादा हो और 16 मीटर से क्या हो कम। ठीक है, अगर टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो लेंथ है वो 8 मीटर से ज्यादा है और 16 मीटर से क्या है कम, टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो लेंथ है वो किससे ज्यादा है, 8 मीटर से ज्यादा है और 16 मीटर से क्या है कम है। तो टेली कम्युनिकेशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। यहाँ भी डिवाइड करिए, फ्रीक्वेंसी मालूम है टेली कम्युनिकेशन लाइन की फ्रीक्वेंसी मालूम, तो किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल बनाएंगे, तो दैट इज 500 किलोहर्ट्ज से डिवाइड करेंगे तो याद आएगा दैट इज अगर टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो लाइन की लेंथ है वो 16 मीटर से ज्यादा है तो टेली कम्युनिकेशन लाइन के को एनालिसिस करने के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाएंगे। ये बताओ, टेली कम्युनिकेशन मतलब फोन वाली लाइन, अगर टेली कम्युनिकेशन लाइन की जो लाइन की लेंथ है वो 16 मीटर से ज्यादा है, ये बताओ 16 मीटर, 16 मीटर के लिए क्या तुम जो है टेलीफोन यूज करोगे क्या,
16 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, मेरे एक हाथ के बराबर होता है। 16 मीटर होगा तो तुम आवाज लगा के बुला लोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जनरली आपका जो है टेलीकम्युनिकेशन लाइन में ना, टेलीकम्युनिकेशन लाइन की लेंथ जो है कभी तुम्हें 8 मीटर से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि 8 मीटर तो बगल में होगा, चिल्ला के बुला लोगे। 8 मीटर 16 मीटर से भी आपका जो है इसके बीच भी नहीं होगा, 8 मीटर 16 मीटर के बीच में भी होगा तो मान लो तुम्हारा रोड के बाहर है। तो हमेशा टेलीकम्युनिकेशन लाइन की जो लेंथ होगी, जब टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीफोन का यूज करते हैं, जब 100 मीटर की डिस्टेंस में होता है, 200 मीटर की डिस्टेंस में होता है, 300 मीटर की डिस्टेंस में होता है, ठीक है, 500 मीटर की डिस्टेंस तब फोन करते हैं। 500 मीटर में तो आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर तुम चिल्ला नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए तुम्हारा जो है दैट इज 10 मीटर है या फिर 16 मीटर है या फिर 20 मीटर है, उतना तो तुम चिल्ला के बुला लो, टेलीफोन थोड़ा यूज करोगे। तो टेलीकम्युनिकेशन जो लाइन होती है वो 16, उसकी लेंथ हमेशा 16 मीटर से कैसी होगी, ज्यादा होगी। और अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइन की हमेशा लेंथ 16 मीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि टेलीफोन या फिर जो टेलीफोन लाइन होती है वो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर ऐसे यूज की जाती है। और आप देखेंगे अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइन की लेंथ हमेशा 16 मीटर से ज्यादा है, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए हमेशा कौन सा मॉडल बनाएंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, मतलब RLCD ही यूज करेंगे। मतलब जब कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट जब जो है टेलीकम्युनिकेशन लाइन को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा कौन सा मॉडल बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं। ये नहीं बनाते, क्योंकि टेलीफोन जो लाइन होगी कभी भी उसकी लेंथ जो है 8 मीटर से कम, 8 मीटर से कम के लिए कभी तुम टेलीफोन यूज नहीं करोगे। 8 से 16 मीटर के लिए यूज नहीं करोगे, हमेशा टेलीफोन तुम यूज करोगे जब आपकी लाइन की जो लेंथ है वो 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, दैट इज 16 मीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दैट इज हमेशा कौन सा मॉडल बनाया जाएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, ठीक है। तो जब भी हम लोग जो है कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम लोग टेलीकम्युनिकेशन लाइन पढ़ते हैं, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हम लोग हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाते हैं। ये सब मॉडल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन लेंथ के लिए कभी भी टेलीफोन यूज नहीं करें। अब हम बात करें माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव का था वायरलेस, उसकी दुनिया ही अलग है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोवेव के बारे में। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इसी को बोला जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगा, दैट इज मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स की रेंज में होती है। मेगा हर्ट्स मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, दैट इज 500 मेगा हर्ट्स, ठीक है। जो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वो हमेशा मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स की रेंज में होता है। बिजली सबसे कम मान लिया मेगा हर्ट्स मान लिया, ठीक है। तो चलो वायरलेस कम्युनिकेशन में आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो दोनों साइड, जब फ्रीक्वेंसी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 500 मेगा हर्ट्स, ठीक है। हर्ट्स से हर्ट्स को तुमने उड़ा दिया, मेगा से 1 किलो उठा दिया तो किलो बचा, किलो जब ऊपर जाएगा तो मिलीमीटर बन जाएगा, मिलीमीटर से डिवाइड करें दैट इज 8। तो अगर आपकी लाइन की लेंथ, अगर आपकी लाइन की लेंथ 8 मिलीमीटर से क्या है, कम है, 8 मिलीमीटर से क्या है, कम है, अगर आपकी लाइन की लेंथ डिवाइड करके देख लो भाई, इसको तुम 500 मेगा हर्ट से जब डिवाइड करोगे तो ये 8 मिलीमीटर आएगा। तो अगर लाइन की जो लेंथ है वो 8 मिलीमीटर से कम है, तो आपको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में कौन सा मॉडल यूज करना है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर जब तुम डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव के केस में तुम फ्रीक्वेंसी मानो, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, जब फ्रीक्वेंसी डिवाइड करो 500 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज से यहाँ आएगा कि जब आपकी लाइन की लेंथ, जब आपकी लाइन की लेंथ 8 मिलीमीटर से क्या है, ज्यादा है, 16 मिलीमीटर से क्या है, कम। अगर आपकी लाइन की लेंथ आपकी 8 मिलीमीटर से कम है और 16 मिलीमीटर से ज्यादा है, या दैट इज 8 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर से ज्यादा और 16 मिलीमीटर से कम है, तब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में आप जो है एनालिसिस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे, दैट इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज करेंगे। तो अगर लाइन की लेंथ 8 मिलीमीटर से ज्यादा और 16 मिलीमीटर से कम है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के केस में, तब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज किया जाता है। और अगर लाइन की लेंथ आपकी 16 मिलीमीटर से ज्यादा है, 16 मिलीमीटर से क्या है, ज्यादा है, तो आप जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में आप अपने जो है ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब 16 मिलीमीटर तुम समझ लो कितना होता है, 16 मिलीमीटर एक इतना, ये ढक्कन से, ये जो पेन देख रहे हो ना, ये 16 मिलीमीटर
ठीक है, समझ रहे हो ना, 16 मिलीमीटर इससे भी छोटा होता है। तो मतलब अगर इतने इतने कंपोनेंट है, उनको भी एनालिसिस करने के लिए हमेशा कौन सा मॉडल यूज करेंगे, दैट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन। तो मैं आपकी माइक्रोवेव की जो दुनिया होती है उसमें हर एक एलिमेंट का जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल बनाया जाता है, जो कि आपको एनालिसिस करना टफ है। इसको एमटेक एमटेक जब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोवेव में, तब जो है वहां पर पढ़ाया जाता है। बीटेक के लेवल पे भी माइक्रोवेव आपको नहीं पढ़ाया जाता, केवल इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे माइक्रोवेव की दुनिया लगा, मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता रखा है। ये जो आप पढ़ के आते हैं ना कि 80 किलोमीटर से कम, 80 किलोमीटर से ज्यादा, 160 से कम 160, ये आपका क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए, केवल पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी मालूम है तो किस लेंथ के लिए कौन सा मॉडल बनाना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहला जो सबसे बेसिक जो आपका क्लासिफिकेशन है फ्रीक्वेंसी और लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो और अगर आपका जो है पावर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करें, पावर ट्रांसमिशन लाइन केस में फ्रीक्वेंसी मालूम है तो दैट इज, अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से ज्यादा और 160 किलोमीटर से कम है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, और अगर आपकी पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में लाइन की जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट 160 किलोमीटर से ज्यादा है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हमेशा ये नहीं होता पावर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन लाइन एक प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन है जो कितने फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैरी करती है, 50 हर्ट्ज। तो अगर पावर ट्रांसमिशन लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेंथ के हिसाब से। लेकिन अगर केवल ट्रांसमिशन लाइन लिखा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है, तो जब तक जो है फ्रीक्वेंसी और लेंथ के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन करते हो फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें, क्या मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ठीक है, पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल टेबल में मैंने बना दिया है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जरा लिखो जरा। अब आपको बताना है कि इस समय कौन सा मॉडल हम बनाएंगे एनालिसिस के लिए। ठीक है, चलो टेबल मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई होगी, क्यों आयुष, टेबल कंप्लीट हो गई? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए जरा। ट्रांसमिशन लाइन कई प्रकार के, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब पावर ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकता है, टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन भी हो सकता है, माइक्रोवेव भी हो सकता है। ठीक है, जब तक हमें स्पेशली नहीं बोलेगा पावर ट्रांसमिशन लाइन, वैसे हमें तो इस चैप्टर में यानी इस सब्जेक्ट में पावर ट्रांसमिशन लाइन भी पढ़ना है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। लेकिन जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में तुम्हें फ्रीक्वेंसी मालूम होती है, जो सिग्नल भेजते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो लेंथ पे किस लेंथ पे कौन सा मॉडल बनाएंगे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो जब भी आपसे जो है ट्रांसमिशन लाइन बोलेगा और फ्रीक्वेंसी लेंथ दी है तो उसके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करना है, अपने मन से नहीं कर देना कि तुम लेंथ के हिसाब से कर दो। लिखें जरा पहला क्वेश्चन, ए ट्रांसमिशन लाइन ए ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का जो क्लासिफिकेशन होता है लेंथ और उस पर जो सिग्नल भेज रहे हैं उसके प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। ए ट्रांसमिशन लाइन, अब ये नहीं बताया कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, पावर वाली है कि टेलीकम्युनिकेशन वाली, अभी देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ए ट्रांसमिशन लाइन हैज ए लेंथ, a transmission line has a length of 10 किलोमीटर। जैसे ही लोगों ने 10 किलोमीटर देखा, अच्छा ट्रांसमिशन लाइन है 10 किलोमीटर से इसकी लेंथ कम है, और बेटा अगर 80 किलोमीटर से कम होती तो कौन सा मॉडल बनाते हैं ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। तो ये नहीं कि तुमने लेंथ देखो और आंसर टिक कर दिया, आगे तो देखो कहीं फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी है। ठीक है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी नहीं होती होती तब हम इसको पावर ट्रांसमिशन लाइन मान के चलेंगे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के हिसाब से हम ट्रांसमिशन लाइन को क्या करेंगे, उसका मॉडल बनाएंगे, कितना लेंथ फ्रीक्वेंसी लेंथ का। अगर मान लो आपको केवल लेंथ दिया फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, तब हम उस ट्रांसमिशन लाइन को पावर मान लेंगे बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दिया लेंथ दिया तो फ्रीक्वेंसी लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से उस ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए मॉडल बनाएंगे। ए ट्रांसमिशन लाइन हैज ए लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर एंड इट इज ऑपरेटेड, मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन वो ऑपरेट हो रही, इट इज ऑपरेटेड एंड इट इज ऑपरेटेड या फिर ऑपरेटिंग एट 50 दैट इज 500 हर्ट्ज।
और इस ट्रांसमिशन लाइन को मैं किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करूं, दैट इज 500। मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन जो सिग्नल जा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है, ये 500 हर्ट्ज। देन देन फॉर द एनालिसिस, फॉर द एनालिसिस एनालिसिस of the transmission line of the transmission line, which model of transmission line is used? ट्रांसमिशन लाइन है यू, क्योंकि लेंथ भी दी है फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट के हिसाब देंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन नहीं होता, जब लेंथ दी हो फ्रीक्वेंसी ना दी हो, तब हम बोल सकते हैं कि 80 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में दोनों चीज दिया, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस करने के लिए फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट। कितना फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज। लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर, तो कितना आएगा बेटा, 5000 हर्ट्ज किलोमीटर। ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 5000 हर्ट्ज किलोमीटर, कितना है, 5000 हर्ट्ज किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 5000 हर्ट्ज किलोमीटर ज्यादा, मतलब आपका जो है, जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है, और आपका 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है। तो मैं ये कह दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 5000 हर्ट्ज किलोमीटर। और बेटा जो 5000 होता है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कैसा होता है, ज्यादा होता है। 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तो ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए, इसलिए फॉर द एनालिसिस पर्पज, इसलिए फॉर द एनालिसिस पर्पज of the given transmission line, we use we use medium transmission line model। ठीक है, हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाएंगे। ये नहीं कि तुमने 10 किलोमीटर देखा और बस आंसर टिक कर दिया भाई। लेंथ के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया, जब दोनों दी होंगी तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के प्रोडक्ट के हिसाब से आंसर टिक करेंगे। और इन्हीं सब चीजों का यूज करता है एग्जामिनेशन गलती कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को 3 पार्ट में करना है। यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन लाइन पे 500 हर्ट्ज का सिग्नल भेज रहे थे, पावर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात नहीं कर रहा। पावर ट्रांसमिशन लाइन पे जो हम सिग्नल भेजते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो अगर ये 50 होता ना, तो गुणा करते, 50 × 10 जब करते तो कितना था, 500 हर्ट्ज किलोमीटर, और ये 4000 से कम होता तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बन जाता। ठीक है, लेकिन 500 हर्ट्ज पे सिग्नल भेज रहे हैं तो ये पावर ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। हर चीज को पावर ट्रांसमिशन लाइन समझना भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, a transmission line has a length, a transmission line has a length of 20 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर देख के ये नहीं बोल देना दैट इज नथिंग बट द शॉर्ट ट्रांस। भी देखते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दी है कि नहीं दी है। ए ट्रांसमिशन लाइन हैज ए लेंथ ऑफ 20 किलोमीटर एंड it is operated at a frequency of पहले क्वेश्चन में है कि जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है वो 50 हर्ट्ज पे क्या हो रही है, ऑपरेट हो रही है। 50 हर्ट्ज का मतलब पावर, दैट इज
पावर ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसमिशन लाइन केस में अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन, तो यहाँ शॉर्ट बनेगा। और दैट इज केस नंबर 2 कि जब आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो किस फ्रीक्वेंसी ऑपरेट हो रहा है, 250 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है, तब कौन सा मॉडल बनाएंगे। और तीसरा केस है जब हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन को 500 हर्ट्ज पे ऑपरेट करें तब कौन सा मॉडल बनाएंगे। तो लिख रहा हूँ देन, तीनों केस में बता देन विच मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन is used is used for the analysis purpose of the given transmission। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, पार्ट ए का सोल्यूशन। पार्ट पार्ट ए में जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आपको मालूम है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट निकालना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1000 हर्ट्ज किलोमीटर। ठीक है, 1000 हर्ट्ज किलोमीटर। और आपका जो है चूंकि जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1000 हर्ट्ज किलोमीटर, जो कि किससे कम है 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है। तो अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट है वो 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तब हम ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन सा मॉडल बनाएंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। सो दैट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज यूज। तो ऑप्शन नंबर या फिर पार्ट ए में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल से काम चल जाएगा। पार्ट बी में देखते हैं फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है 250, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल की 250, 250 हर्ट्ज का मैं सिग्नल भेज रहा हूँ। और बेटा लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जब गुणा करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 5000, 5000 हर्ट्ज किलोमीटर। और बेटा अगर आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 5000 हर्ट्ज किलोमीटर, जो कि आपका 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से क्या कम। तो अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपकी ट्रांसमिशन लाइन में 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है और 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम है, तो हम लोग कौन सा मॉडल यूज करेंगे। सो दैट इस केस में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज यूज फॉर एनालिसिस पर्पज। और अगर उसी लाइन में 20 किलोमीटर की जो लाइन है उसी में मैं 500 वाट्स का सिग्नल भेज देता, तो उसी ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए कितने कौन सा मॉडल बनाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट। फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर, तो मेरे ख्याल से आपके पास 10,000 आ जाएगा, 10,000 हर्ट्ज किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि दैट इज नथिंग बट जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है 10,000 हर्ट्ज किलोमीटर, जो कि किससे बड़ा है 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से बड़ा है। तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट आपका 8000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है, उस केस में ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करने के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना पड़ेगा। सो दैट इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस पर्पज। एनालिसिस पर्पज ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ फिर आगे चलते हैं। इफ द ट्रांसमिशन लाइन
if the transmission line of 50 kilometer is operated, एक ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ 50 किलोमीटर है इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज पे आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मतलब पावर ट्रांसमिशन लाइन है, और अगर लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है तो कौन सा मॉडल बनाएंगे? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। इफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 50 किलोमीटर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा मॉडल बनाएंगे? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें लिखा इज टर्म एज एज टर्म्स एज ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, टर्म एज का मतलब कि तब उस ट्रांसमिशन लाइन के एनहांस करने के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना सकते हैं, फिर उस ट्रांसमिशन लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, 50 हर्ट्ज का मतलब पावर ट्रांसमिशन लाइन है। पावर ट्रांसमिशन लाइन केस में अगर लाइन की लेंथ आपकी 50 हर्ट्ज है तो उस ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा इफ इसी ट्रांसमिशन लाइन इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी if the supply frequency if the supply frequency is increased। अब मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, लेंथ को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। if the supply frequency is increased and made up to 500। अब मैंने क्या किया कि जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी उसको बढ़ा के मैंने 50 की जगह 500 हर्ट्ज कर दिया है। और जैसे ही 50 हर्ट्ज किया है, अब आपकी ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर बताने की, अब आपकी जो ट्रांसमिशन है वो आपके मीडियम की तरह बिहेव करेगी कि लॉन्ग की तरह बिहेव करेगी, अभी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह बिहेव करेगी। मतलब कौन सा मॉडल बनाना पड़ेगा? दैट इज देन द behavior of the transmission line is like said। ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन इज ए, 50 से 500 हर्ट्ज करने के बाद जो ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की तरह हो जाएगा कि लॉन्ग की तरह होगा कि 40 की तरह रहेगा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बी इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। सी इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। डी इज नन ऑफ। तो आप देखेंगे पहले केस में आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट कितना है? 2500 हर्ट्ज किलोमीटर है। अगर 2500 हर्ट्ज किलोमीटर है तो ट्रांसमिशन लाइन के एनहांस करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाए कि उसको टर्न कैसे करें, ट्रांसमिशन क्या करें? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से चेंज करके कितना करके 500, तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? लेंथ से कोई छेड़छाड़ी नहीं, फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट। लेंथ है आपकी बेटा, या फिर जो सिग्नल है वो 500 और लेंथ कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25,000 हर्ट्ज किलोमीटर। तो जैसी फ्रीक्वेंसी को आप जो है 50 से 500 हर्ट्ज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ के 25,000 हो जाएगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और जो लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 25,000 हर्ट्ज किलोमीटर है, जो कि किससे ज्यादा है? 8,000 हर्ट्ज किलोमीटर से ज्यादा है। इसलिए so that the behavior of the transmission line is like say long transmission। आपकी ट्रांसमिशन लाइन का जो बिहेवियर है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं थोड़ा सा, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, जब तक आप
चलिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नोट करके लिखना है कि आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में दो प्रकार के इंपीडेंस थे। एक तो बेटा सीरीज इंपीडेंस था और दूसरा शंट ब्रांच का इंपीडेंस था। ठीक है, सीरीज इंपीडेंस जो होता है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। और उसी तरह आपका जो शंट ब्रांच होती है, शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस होता है वो लॉन्ग में ज्यादा होता है कि मीडियम में ज्यादा होता है कि आपका दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, लिखे नोट करके। नोट करके लिखते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ इंपीडेंस। दो प्रकार के इंपीडेंस होंगे, इंपीडेंस इन दी ट्रांसमिशन। एक तो सीरीज इंपीडेंस होगा, दूसरा शंट ब्रांच का इंपीडेंस होगा, जिसको हम शंट इंपीडेंस होगा। ठीक है, ठीक है। पहला हम लिख रहे हैं दैट इज फर्स्ट इज सीरीज इंपीडेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे जेड सीरीज, जो कि आर और एल की वजह से आ रहा था। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो सीरीज इंपीडेंस होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग, किसमें आपका जो है ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सीरीज इंपीडेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन को प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और लेंथ। ठीक है, जिस ट्रांसमिशन लाइन का फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट सबसे कम होगा, जिस ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट सबसे कम होगा, उसका सीरीज इंपीडेंस सबसे कम होगा। और जिस ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, उसमें सीरीज इंपीडेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट कैसा था, सबसे कम था। इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो सीरीज इंपीडेंस था वो कैसा था, सबसे कम था। ठीक है, उसी तरह मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा था, तो उसमें सीरीज इंपीडेंस वैल्यू ज्यादा थी। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सीरीज इंपीडेंस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सबसे ज्यादा होता है। देखिए मैंने आपको बनवाया भी था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर बात किया जाए, जैसे नथिंग बट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो सीरीज इंपीडेंस आपने लिया था वो कितना लिया था, 1 ओम लिया था, सीरीज इंपीडेंस 1 ओम लिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट सबसे कम था, तो इसका सीरीज इंपीडेंस सबसे कम था 1। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपके पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइन था उसमें फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। और फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट बढ़ते ही दैट इज आपका सीरीज इंपीडेंस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का और बढ़ गया। उसी तरह लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट कैसा था, सबसे ज्यादा था। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा था, तो उसमें सीरीज इंपीडेंस वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तो ऑर्डर लिख सकते हैं, जो सीरीज इंपीडेंस है सबसे कम किसमें होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट सबसे कम होगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज इंपीडेंस सबसे कम होगा और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज इंपीडेंस कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट आपका कैसा था, ज्यादा था। तो लिख रहा हूं सीरीज इंपीडेंस किसका, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सबसे कम था, इससे ज्यादा किसका था, मीडियम का था, सीरीज इंपीडेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और इससे ज्यादा था सीरीज इंपीडेंस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और मैं लिख भी देता हूं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज इंपीडेंस की वैल्यू कितनी थी, 1 ओम थी। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज इंपीडेंस कितना था, 10 ओम था। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो सीरीज इंपीडेंस था वो 100 ओम। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड बात करते हैं दैट इज शंट इंपीडेंस। शंट इंपीडेंस, शंट इंपीडेंस
जिसको हम लोग ने जेड शंट से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। और ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो शंट इंपीडेंस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी और लेंथ के। ट्रांसमिशन लाइन में जो शंट इंपीडेंस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी और लेंथ के। बेटा जिस ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम होगा, उसका शंट इंपीडेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसका शंट इंपीडेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट सबसे कम था, तो उसमें शंट इंपीडेंस की वैल्यू ज्यादा थी। कितनी ली थी? 10 किलो ओम ली। कितनी ली थी? 10 किलो। ध्यान से देखिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस था वो सबसे ज्यादा था। कितना लिया था? 10 किलो ओम लिया। देख लीजिए, नाउ दिस इज नथिंग बट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में दैट इज शंट ब्रांच का जो हमने इंपीडेंस लिया था वो लिया था 10 किलो, सबसे ज्यादा था। मीडियम इससे कम था क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेंथ की प्रोडक्ट इसमें बढ़ गया था, बढ़ने से दैट इज नथिंग बट द 10 किलो के बाद 1 किलो आ गया था। और बेटा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फ्रीक्वेंसी लेंथ का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा था, तो शंट ब्रांच का जो इंपीडेंस था वो सबसे कम था। कितना रह गया था? दैट इज नथिंग बट द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सबसे कम था 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो लिख रहा हूँ दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट सबसे कम था, तो उसमें शंट इंपीडेंस ज्यादा था। फिर उसके बाद मीडियम में और थोड़ा सा बढ़ गया तो शंट इंपीडेंस कम हो गया। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन केस में शंट इंपीडेंस वैल्यू सबसे कम थी। तो लिख देता हूँ दैट इज नथिंग बट द जो ऑर्डर होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट इंपीडेंस है, शंट इंपीडेंस किसका? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सबसे छोटा होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का शंट इंपीडेंस। लॉन्ग ट्रांसमिशन एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू भी लिख देता हूँ। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट इंपीडेंस था वो कितना था? 10 किलो ओम माना था, 10 किलो ओम। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट इंपीडेंस था 1 किलो ओम माना था। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट इंपीडेंस था वो हमने 100 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अभी तो जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है वो किसके रिस्पेक्ट में? फ्रीक्वेंसी और लेंथ के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? फ्रीक्वेंसी और लेंथ के रिस्पेक्ट में। अगर मैं पावर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करूं तो अगर पावर ट्रांसमिशन लाइन है तो अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोडक्ट 4000 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो 4000 और 8000 के बीच में है तो मीडियम। और 8000 किलोमीटर ज्यादा है तो दैट इज लॉन्ग। ये आपका किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के वैल्यू है। लेकिन पावर ट्रांसमिशन लाइन केस में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं कि अगर पावर ट्रांसमिशन लाइन केस में लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। लाइन की लेंथ अगर 80 किलोमीटर और 160 किलोमीटर के बीच में है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। और पावर ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर लाइन की लेंथ 160 किलोमीटर से ज्यादा है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ पैरामीटर के हिसाब से कि किस ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में हम लोग कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डालिए। सारे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में कहाँ क्या निगलेक्ट करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। और जब मैं मॉडल बनाऊंगा तो कहाँ कहाँ कंसंट्रेटेड मॉडल बन रहा है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड बन रहा है। और कंसंट्रेटेड मॉडल में हम रजिस्टर दिखाते हैं, पर यूनिट रजिस्टर दिखाते हैं, टोटल दिखाते हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो मैं कन्वेंशन यूज करूंगा वही कन्वेंशन मैं हमेशा आगे यूज करूंगा, जो मैं यहाँ पर फिगर में कन्वेंशन यूज करूंगा। तो नेक्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ transmission line based on the
ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर किस मॉडल में यूज होता है? ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है, तो पहला होगा दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है उसमें हम ट्रांसमिशन लाइन के 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में से केवल 2 ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करेंगे, यूज करेंगे, आर और एल। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में जो शंट ब्रांच होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। शंट ब्रांच में कितना करंट शो करता है, वेरी वेरी स्मॉल या फिर दैट इज नथिंग बट जीरो, तो हम शंट ब्रांच को निगलेक्ट कर देते हैं। और शंट ब्रांच में क्या होता है बेटा, दैट इज कैपेसिटी इफेक्ट होता है, तो मतलब कैपेसिटर का इफेक्ट आपको दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और आप देखेंगे जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के 2 ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आर और एल। और जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बनाएंगे तो लंप्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होगा। इस मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन को उसके टोटल रेजिस्टेंस, किससे, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे। जब भी ट्रांसमिशन लाइन उसमें पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दिया होगा, 1 किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस दिया होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 किलोमीटर के लेंथ के रेजिस्टेंस को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसी तरह आपको इंडक्टेंस भी कैसा दिया होगा क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर लेंथ का, फिर पर यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस दिया होगा, लेकिन हमें जो है इस मॉडल को बनाने के लिए टोटल इंडक्टेंस चाहिए होगा। तो टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए मैं पर यूनिट लेंथ के इंडक्टेंस को पूरी पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा। और लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक जगह पे कंसंट्रेट कर देंगे, और लाइन का जो टोटल इंडक्टेंस है उसको भी एक जगह पे कंसंट्रेट कर देंगे। तो इस मॉडल में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन को के टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस आएगा, तो टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सारी चीजें समझिएगा, क्या क्या चीजें मैं बना रहा हूँ, क्या क्या चीजें मेंशन कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब एनालिसिस करेंगे तो यही कन्वेंशन मैं यूज करूंगा। टोटल रेजिस्टेंस में मैं आरटी से रेफर करके कैपिटल आर, मैंने पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को R1 L1 से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ कन्वेंशन, ध्यान सुनिएगा। इन द इन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल ओनली सीरीज ब्रांच पैरामीटर, सीरीज ब्रांच पैरामीटर that is nothing but the R and L, R and L are considered, केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही कंसीडर करते हैं, आर कंसीडर एंड संट ब्रांच, संट ब्रांच पैरामीटर। ये सारी चीजें आपको नॉर्मली लोग ऐसे ही लिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको रीजन बताया क्यों निगलेक्ट करा। संट ब्रांच पैरामीटर दैट इज सी एंड जी आर निगलेक्टेड, सी और जी को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, जो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होगा वो आपका लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज represent a lumped or concentrated
कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल। लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल होता है। चलो इस मॉडल को बनाते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल आपका लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से रिप्लेस करते हैं। दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पे जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसमिशन लाइन को टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगा और टोटल इंडक्टेंस को मैं कैपिटल एल से। कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। और कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन, क्योंकि आर और एल आपके सीरीज ब्रांच के पैरामीटर हैं, सीरीज ब्रांच की वजह से सीरीज इंपीडेंस आएगा। लेकिन टोटल रजिस्टर टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन को उसके टोटल सीरीज इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस। दैट इज इसका जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है उसको मैं जेड लिख रहा हूँ, दैट इज दिस इज नथिंग बट द जेड। ट्रांसमिशन लाइन को उसके टोटल सीरीज इंपीडेंस जो कि कितना होगा, आर प्लस जे ओमेगा। सीरीज में ना इसका इंपीडेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस का इंपीडेंस, रेजिस्टेंस के बाद इंडक्टर का इंपीडेंस कितना होगा, जे ओमेगा एल। ठीक है, टोटल ट्रांसमिशन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में हम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन का टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इंपीडेंस का टोटल इंपीडेंस की यूनिट होगी ओम, वेयर ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर जेड रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं मॉडलिंग करूंगा तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में हम ट्रांसमिशन लाइन को टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस या फिर टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नथिंग बट ये जो मॉडल मैंने बनाया है ये आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। और एक ऐसा मॉडल होता है लम्प्ड और कंसंट्रेटेड। पूरी लाइन के टोटल रेजिस्टेंस को एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया, टोटल इंडक्टेंस को एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया, इसी के लिए इसको लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। एक ऐसा मॉडल है लम्प्ड और कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल। ठीक है, अब बात करते हैं दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन लाइन में जहां से हम पावर को भेजते हैं उसको हम सेंडिंग एंड बोलते हैं, जहां से हम पावर को भेजते हैं उसको सेंडिंग एंड बोलते हैं। और सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, क्योंकि एसी एनालिसिस कर रहे हैं दैट इज इसलिए बाहर लगा। और सेंडिंग इन करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईएस से। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग, जहां से हम पावर भेजते हैं उसको हम सेंडिंग इन बोलते हैं। और सेंडिंग इन वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से और सेंडिंग करंट को आईएस से। भाई जहां पर हम जहां से पावर को भेजते हैं उसको सेंडिंग, और जहां तक पावर को भेजते हैं फिर जहां पर पावर को भेजते हैं उसको रिसीविंग। जो कंज्यूमर होता है वो रिसीविंग एंड पे लगा होता है। और बेटा जहां से पावर भेजिए उसको सेंडिंग, और जहां पर पावर भेजिए से और पर। ठीक है, तो जहां से पावर भेजी उसको सेंडिंग, और जहां पर पावर भेजी है उसको हम बोलते हैं रिसीविंग। तो दिस इज कॉल्ड, यहां पर पावर भेज रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रिसीविंग। रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से, और रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईआर से।
रिसीविंग, ठीक है। अब एक चीज आपको दिख रही होगी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, हेलो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो करंट रिसीविंग एंड से फ्लो करेगा वही लाइन में फ्लो करेगा और वही सेंडिंग एंड में, तो दैट इज आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग करंट दोनों बराबर होता है। हेलो, जो करंट रिसीविंग एंड में फ्लो करता है वही आपका ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करता है और वही करंट आपका सेंडिंग, देखो फ्रंट ब्रांच नहीं है ना, तो जो करंट लोड यहाँ पर लगाएंगे, जब लोड पर लगाएंगे तो रिसीविंग करंट आएगा, जो करंट रिसीविंग में फ्लो करेगा वही ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करेगा, वही सेंडिंग एंड करंट सेंडिंग एंड से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर एक पैरामीटर लिख रहे हैं, इतना बना लीजिए पहले, मैं चीजें लिख रहा हूँ। एसी ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, एसी ट्रांसमिशन। तो पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन केस में जो सेंडिंग इन करंट होता है और जो रिसीविंग इन करंट होता है दोनों बराबर होते हैं। बार लगाए मतलब फेजर के बारे में बात कर रहा हूं, एसी। दूसरा है इन शॉर्ट ट्रांसमिशन, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो चार्जिंग करंट है, चार्जिंग करंट कौन सा बेटा, शंट ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि शंट ब्रांच में कैपेसिटर लगा था और कैपेसिटर से जो करंट फ्लो करेगा उसको चार्ज करेगा, तो चार्जिंग करंट की वैल्यू जीरो होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्जिंग करंट होता है वो जीरो होता है। जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, शंट ब्रांच को निगलेक्ट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। दैट इज आईसी का मतलब कौन सा करंट है, चार्जिंग करंट। और इसी की वजह से इस ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है। फेरेंटी इफेक्ट हमेशा उसी ट्रांसमिशन लाइन में आएगा जिसमें चार्जिंग करंट फ्लो करेगा, और चार्जिंग करंट किसमें फ्लो करेगा, जिसमें शंट ब्रांच निगलेक्ट नहीं हो पाएगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नाउ दैट इज चार्जिंग करंट। और ये करंट आपका हवा में लीक करता है, शंट ब्रांच में जो करंट है वो हवा में कैपेसिटर में उसे लीक करेगा, इसी को लीकेज करंट भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का लीकेज करंट, और इसी को बोलते हैं शंट ब्रांच करंट। शंट ब्रांच करंट निगलेक्टेड होता है। अब जो है कोई बोलेगा सर जो है टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे यार ट्रांसमिशन लाइन का। हमेशा आपको ट्रांसमिशन लाइन पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दिया होगा, मतलब 1 किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस दिया होगा, मान लो लाइन की लेंथ है किलोमीटर है, तो बेटा पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को टोटल लेंथ तो किलोमीटर से किलोमीटर उड़ जाएगा, तो R1 इंटू एल। और हमेशा जो है जो टोटल रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम पर किलोमीटर। ओम पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, तो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस मतलब यूनिट हमेशा क्या होगी, ओम होगी। कैसे निकालेंगे, तो लिख रहा हूं बेटा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन। और कैसे निकालेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में टोटल रेजिस्टेंस नहीं दिया होता, हमेशा पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दिया होगा, और उसका अच्छा पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी यूनिट क्या होगी, ओम पर किलोमीटर। उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेंथ से, तो किलोमीटर से किलोमीटर बेटा उड़ जाएगा, और बेटा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 इंटू एल, और यूनिट क्या होगी हमेशा ओम। ओम में अगर यूनिट दी है तो वो टोटल रेजिस्टेंस है, और ओम पर किलोमीटर पर यूनिट लेंथ। R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 और कैपिटल आर में डिफरेंस है, R1 में हमेशा पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो, और कैपिटल आर आपके टोटल रेजिस्टेंस, जहां R1 क्या है, पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। उसी का टोटल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू होगा
आप लाइन के पर यूनिट लेंथ के इंडक्टेंस को, इसकी यूनिट होगी हेनरी पर किलोमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर दिएगा टोटल लेंथ से। तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आ जाएगा L1 इंटू स्मॉल एल, और यूनिट क्या होगी हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द कैपिटल एल क्या है, टोटल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन। और बेटा कैपिटल L1 क्या है, पर यूनिट लेंथ आपको दी होगी ट्रांसमिशन लाइन की, और पर यूनिट लेंथ का रजिस्टेंस दिया होगा, पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन। तो ये दो तीन जो बातें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, किस मॉडल में क्या बनाना है, कैसे करना है, वो साथ। नेक्स्ट लिखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। सेकंड मॉडल होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के चार इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में से तीन ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं, आर एल एंड सी, जहां आर और एल सीरीज ब्रांच के पैरामीटर है और सी आपके शंट ब्रांच का पैरामीटर है। क्योंकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से कैपेसिटर के लॉस को कंसीडर किया जाए। जब लाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो हर जगह पे कैपेसिटेंस होगा, और अगर हर जगह पे कैपेसिटेंस होगा तो उसका लॉस भी बहुत ज्यादा होगा, तो उसको कंसीडर करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ मैं पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, in the medium transmission line in the medium transmission line model, in the medium transmission line model we are considered we are considered only three electrical parameters, three इलेक्ट्रिकल, चार में से केवल तीन ही इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, थ्री इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, थ्री ट्रांसमिशन लाइन, चलो थ्री ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, थ्री ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। और वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जहां पर आर और एल वेयर वेयर आर एंड एल आर सीरीज ब्रांच, आर सीरीज ब्रांच पैरामीटर, आर और एल आपके सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एंड सी इज द शंट ब्रांच पैरामीटर। सी कौन से पैरामीटर में होगा, शंट ब्रांच पे लगा होगा, उसका पैरामीटर होगा। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जी के इफेक्ट को, शंट ब्रांच में जो कंडक्टेंस होता है मतलब कैपेसिटर के लॉस वो कम होता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल द इफेक्ट ऑफ जी इज नेग्लेक्टेड। शंट ब्रांच में जो
डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा उसको नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि लाइन की लेंथ अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम लेवल पे, तो लॉसेज इतने ज्यादा नहीं होंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है वो भी आपका लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होता है। द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज आल्सो लम्प्ड और कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल, ठीक है। अब जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो मॉडल है लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल, लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग चार लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। चार कितने करते हैं? चार। मैंने आपको दो बताए थे, नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई। उसके अलावा आपका दैट इज इंड कंडेंसर मॉडल यूज किया जाता है और फोर्स कंडेंसर मॉडल यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, चारों से रिजल्ट लगभग सेम आता है, ठीक है। और किस मॉडल में कहां पर कौन सी चीज लगी होती है ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट साइंस लिख रहा हूँ, इन द medium transmission line model, in case of medium transmission line या फिर इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में हम लोग यूज करते हैं चार, बी यूज, फोर लम्प्ड और कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मॉडल। चार लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल हम यूज कर सकते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। वो चार कौन कौन से होते हैं? एक होता है नॉमिनल टी मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा हम यूज कर सकते हैं नॉमिनल, अभी मैं फिगर बना के दिखा दूंगा सभी को कहाँ कैसे क्या लगा होता है, नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तीसरा हो जाएगा लोड कंडेंसर, लोड कंडेंसर। कंडेंसर मींस कैपेसिटर होता है, मतलब जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस है वो आपका लोड साइड मतलब रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा। लोड कंपनसेट, लोड कंडेंसर, लोड कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और चौथा होगा सोर्स कंडेंसर, मतलब जो लाइन का टोटल कैपेसिटेंस होगा वो सोर्स की साइड मतलब सेंडिंग इन साइड की साइड कंसंट्रेट होगा। सोर्स कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और ये सारे के सारे जो मॉडल मैंने बनाए हैं चार, ये सारे के सारे लम्प्ड और कंसंट्रेटेड मॉडल, लम्प्ड और कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल। देखो, नॉमिनल टी में क्या होता है? नॉमिनल टी में जो लाइन का आधा, लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसमें से आधा सेंडिंग इन साइड पे और आधा रिसीविंग इन साइड पे, टोटल इंडक्टेंस आधा सेंडिंग इन साइड पे आधा रिसीविंग साइड पे, लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस वो सेंटर पे कंसंट्रेट हो। नॉमिनल टी में क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस का हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड में और हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस रिसीविंग इन साइड पे, और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। नॉमिनल पाई में क्या होगा? नॉमिनल पाई में लाइन का टोटल रेजिस्टेंस एंड दैट इज नथिंग बट टोटल इंडक्टेंस तो सेंटर पे कंसंट्रेट होंगे,
टोटल कैपेसिटेंस का आधा कैपेसिटेंस सेंडिंग इन साइड में और आधा कैपेसिटेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे कंसर्न है, नॉमिनल पाई। लोड कंडेंसर में क्या होगा, लोड कंडेंसर में लाइन का जो टोटल कंडक्टर टोटल कैपेसिटेंस होगा, लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा और सेंडिंग इन साइड पे टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस कंसंट्रेट होगा। सोर्स कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर मींस कैपेसिटर किसके पास, सोर्स के पास। तो सोर्स कंडेंसर में लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आपका सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस आपके रिसीविंग इन साइड पे क्या होंगे, कंसंट्रेट होंगे। ठीक है, तो अब इन सारे मॉडलों को मैं कल बनवाता हूँ जो है, ठीक है, एक साथ सारे बनवा दूंगा और किसमें कौन कौन से इक्वेशन होती है वो आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ यहाँ कौन कौन सी इक्वेशन बनती है, यहाँ कौन कौन सी इक्वेशन बनती है, यहाँ कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी, उनको समझेंगे। ठीक है, अगर आप जो है फेरेंटी इफेक्ट को समझना चाहते तो सबसे ज्यादा फेरेंटी इफेक्ट आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के किस मॉडल में देखने को मिलेगा, लोड कंडेंसर में। इसलिए फेरेंटी इफेक्ट को समझाने के लिए हमेशा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ये मॉडल बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि इनमें नहीं होता, इनमें भी होता है, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट समझ में आता है लोड कंडेंसर में। ठीक है, सिंपलिसिटी या फिर आसानी से समझ जाते हैं कि यही मॉडल बनाया जाता है फेरेंटी इफेक्ट को समझाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो।